को रिपीट कर रहे हैं डे आफ्टर डे बाय रेप्लिकेटिंग पुअर डिसीजन, डुप्लीकेटिंग टाइनी मिस्टेक्स, रेशनलाइजिंग लिटिल एक्सक्यूजेस। जैसे कि सुबह उठते ही व्हाट्सएप खोलने की हैबिट है हमारी, पहला काम हम यही करते हैं फोन में, तो ये हम क्या कर रहे हैं कि टाइनी मिस्टेक को डुप्लीकेट रेप्लिकेट कर रहे हैं। पर हमें इसका आभास तब तक नहीं होगा जब हम बैठ के आराम से सोचेंगे नहीं कि हाँ इस तरह भी मेरी लाइफ में मैं मिस्टेक कमिट कर रहा हूँ। उसके बाद ऑथर कहते हैं कि इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ मैनी मिसस्टेप्स, ए 1% डिक्लाइन here and there that eventually leads to a problem। जो बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है वो एक्चुअली में हमारे रोज के किए गए 1% मिसस्टेप का ही रिजल्ट होता है। तो जैसे कि ऑथर इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाते हैं एरोप्लेन के, कि एक एरोप्लेन थोड़ा सा सिर्फ फ्यू डिग्री शिफ्ट करता है और उस एरोप्लेन को जाना होता है लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क, बट वो सिर्फ थोड़ा सा डिग्री चेंज की वजह से वो न्यूयॉर्क की बजाय वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाता है। ऐसे ही हम छोटे छोटे मिस स्टेप्स की वजह से जहां हमें पहुंचना होता है वहां ना पहुंच के कहीं और पहुंच जाते हैं, ऐसा ऑथर कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में हमने समझा कि कैसे टाइनी मिस स्टेप हमें बिग प्रॉब्लम की तरफ लेके जाते हैं। अब सेकंड पार्ट में हम देखेंगे, इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट वेयर यू विल एंड अप इन लाइफ। अगर हम सब जानना चाहते हैं कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा, तो ऑथर कहते हैं बहुत आसान है इसे प्रेडिक्ट करना, हमें सिर्फ अपने टाइनी चेंजेस का ग्राफ चेक करना है। तो हम सब चेक करते हैं, जैसा यहाँ रेड में लिखा हुआ है कि आर यू स्पेंडिंग लेस देन यू अर्न ईच मंथ। इसका ग्राफ हमें चेक करना है कि क्या हम जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, क्या हम जिम रोज जा रहे हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन जैसे ऑथर पूछते हैं, आर यू रीडिंग बुक्स एंड लर्निंग समथिंग न्यू ईच डे। तो फिर इन क्वेश्चन के माध्यम से ऑथर एक तरह से हमारे माइंड को एक्टिवेट कर रहे हैं कि इनके कर्व्स को देख के हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा फ्यूचर में ही होने वाला है। अगर हम जिम रोज नहीं जा रहे हैं, हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो सर्टेनली फ्यूचर में हमारी फिजिकल हेल्थ में थोड़ा इफेक्ट आ सकता है। उसके बाद ऑथर कहते हैं कि यही जो टाइनी बैटल है यही हमें डिफाइन करते हैं, हमारे फ्यूचर को डिफाइन करते हैं। और फिर यहाँ बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि गुड हैबिट मेक टाइम योर अलाइव व्हाइल बैड हैबिट मेक टाइम योर एनिमी। तो इस तरह जो हैबिट है वो डबल एज स्वॉर्ड है, यानी दो धारी तलवार। बैड हैबिट कैन कट यू डाउन जस्ट एज इजीली एज गुड हैबिट कैन बिल्ड यू अप। बैड हैबिट आपको उतना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना गुड हैबिट आपके फायदे में आपके लिए काम कर सकती है। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम सिर्फ जो डबल एज स्वॉर्ड का अच्छे वाला पार्ट है उसको अपने बेनिफिट में यूज कर पाए और जो डेंजरस पार्ट है उसे अवॉइड कर पाए। तो ये कोट हम याद रख सकते हैं इस वाली शेयरिंग से कि हैबिट आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इसको हम अपने तरीके से भी इंटरप्रेट करने की कोशिश करें क्योंकि इसका मीनिंग डीप हो सकता है। और नेक्स्ट जो इसमें एक अच्छा ग्राफिक है, you should be far more concerned with your current trajectory than with your current result। डायरेक्शन को सबसे पहले हमें चेक करना है कि हम सही डायरेक्शन में तो जा रहे हैं ना, रिजल्ट फिर नेक्स्ट स्टेप है। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। ऑथर कहते हैं कि योर हैबिट कैन कंपाउंड फॉर यू और अगेंस्ट यू। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली बात को ये और डीपली समझाते हैं कि कैसे हमारी हैबिट हमारे अगेंस्ट भी काम कर सकती है और हमारे फेवर में भी। तो दो तरह की कंपाउंडिंग होती है, एक होता है पॉजिटिव कंपाउंडिंग कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट कैसे हमने देखा था फर्स्ट ग्राफिक में 37% इंप्रूवमेंट हो रहा था एक ईयर में। और ऐसे ही अगर हम नेगेटिव तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव कंपाउंडिंग भी 3 तरीके से ऑथर ने बताई है। तो पॉजिटिव कंपाउंडिंग में सबसे पहले प्रोडक्टिविटी कंपाउंड। तो एक हमने आज प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देके एक टास्क एक्स्ट्रा किया दिन में, तो उसको हम माइट भी छोटी अचीवमेंट समझे, बट जब हम इसे बड़े स्केल पे देखेंगे तो ये हमारे करियर में एक बहुत अच्छी चीज एडिशन में हो सकती है। तो ऑथर कहते हैं द मोर टास्क यू कैन हैंडल विदाउट थिंकिंग, यानी कि जितने ज्यादा काम आप बिना सोचे अपने दिन में कर रहे हो, द मोर योर ब्रेन इज फ्री टू फोकस ऑन अदर एरियाज, यानी हमारा ब्रेन उतना ही ज्यादा फ्री है नए एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। ऐसे ही
फर्स्ट पॉइंट तो था प्रोडक्टिविटी कंपाउंड, दूसरा पॉइंट है नॉलेज कंपाउंड, यानी धीरे धीरे जैसे कि हमने डिस्कस किया 1 पेज ए डे, तो ऐसे ही हम धीरे धीरे अपनी हैबिट बनाएंगे, धीरे धीरे उसको इनहांस करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो वो भी कंपाउंड होती जाएगी। और वारेन बफेट का एक बहुत अच्छा कोट है कि दैट्स हाउ नॉलेज वर्क, इट विल बिल्ड अप लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो नॉलेज का तो है ही ऐसा कि हम पढ़ते जाएं, शेयर करते जाएं, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बिल्डअप होगी। थर्ड पॉइंट है रिलेशनशिप कंपाउंड, पीपल रिफ्लेक्ट योर बिहेवियर बैक टू यू, मतलब कि जैसा हम औरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही हमें व्यवहार मिलता है बदले में। तो रिलेशनशिप में अगर हम धीरे धीरे, जैसा हमें इमोशनल बैंक बैलेंस में भी समझा था कि अगर रोज हम डिपॉजिट बढ़ाते जाएंगे तो उसमें भी कंपाउंडिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ये तो था पॉजिटिव कंपाउंडिंग 3 बातों में, एक तो प्रोडक्टिविटी में, दूसरा नॉलेज में, तीसरा रिलेशनशिप्स में। अब हम देखते हैं नेगेटिविटी कंपाउंड, कैसे नेगेटिविटी भी बढ़ती जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली हम इसको ऑब्जर्व करने में कई बार ज्यादा टाइम लगा देते हैं। पहला है स्ट्रेस कंपाउंड, जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाता है, ट्रैफिक जाम से वहां फ्रस्ट्रेशन हुई, फिर घर पे आने के बाद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां से फ्रस्ट्रेशन एक्यूमुलेट होगी, तो इस तरह से धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है। बट हम एक्चुअली में बैठ के सोचते नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, और इस तरह से ये कंपाउंडिंग फिर लेटर ऑन एक सीरियस हेल्थ इशू बन जाती है। फिर दूसरा नेगेटिव कंपाउंडिंग में नेगेटिव थॉट्स कंपाउंड, कई बार इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इतना हो जाता है कि हम नेगेटिव आइडेंटिटी को अपने आप से इतना अटैच कर लेते हैं कि हम अपने आप को मतलब सही बनाना चाहते हुए भी नहीं बना पाते। तो उस केस में भी वो नेगेटिव थॉट्स हम लूप की तरह हमें ट्रैप करके बढ़ते जाते हैं हमारे अंदर, और इन्हें भी हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। फिर थर्ड है आउटरेज कंपाउंड, इसको तो हम हिस्ट्री के एक अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो उसमें भी क्या हुआ था कि वो सडन इंसिडेंट नहीं था, वो हमारे इंडियंस के मन में जो कई सारे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक्यूमुलेट हो गई थे फीलिंग्स, उसका रिजल्ट था वो। तो आउटरीच कंपाउंड में ऐसा ही होता है कि वो जो भी रिवोल्ट आजकल देखने को मिलते हैं कंट्रीज में, तो वो एक दिन का कोई गुस्सा नहीं होता, वो बल्कि माइक्रो एग्रेशन होता है, लॉन्ग सीरीज ऑफ माइक्रो एग्रेशन होता है जो मल्टीप्लाई होकर फिर एक दिन बड़े रिवोल्ट के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो समराइज करें नेक्स्ट पिक्चर में, तो पॉजिटिव कंपाउंड जो है वो 3 हमने देखे, प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप और नॉलेज, और अगला है नेगेटिव कंपाउंडिंग जो थी स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स और आउटरीच कंपाउंड। अब आज के शेयरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, जो है व्हाट प्रोग्रेस इज रियली लाइक। तो हम सब ने देखा होगा कि ये जो आइस क्यूब होता है उसको मेल्ट होते हुए देखा होगा। तो ऑथर इसके एग्जांपल से हमें समझाते हैं कि आप इमेजिन करो आपके सामने एक आइस क्यूब रखी है और आपने उसको मतलब हीट किया, सबसे पहले 25 डिग्री, कुछ असर आपको देखने को नहीं मिला, फिर आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया 26 डिग्री, कुछ नहीं हुआ, 27 डिग्री, कुछ भी नहीं हुआ, 28 डिग्री में भी कुछ ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला, वो इंटैक्ट आइस क्यूब वैसा ही रखा है, 29 डिग्री में भी, 30 में भी। फिर फाइनली आप 31 से 1 डिग्री और बढ़ाते हो 32 और आइस बिगेन टू मेल्ट। तो ऑथर क्या कह रहे हैं कि 31 से 32 किया, 1 डिग्री शिफ्ट में वो आइस ने मेल्ट करना शुरू कर दिया। तो हमें बस इतना ही दिखता है कि कैसे 31 से 32 में शुरू हुआ जो सक्सेस का जर्नी थी वो शुरू हुई, बल्कि जो 26 से हमने काम शुरू किया था, उसको हीट देना शुरू किया था, उसको कई बार हम नहीं देख पाते क्योंकि वो होती है लेटेंट हीट, यानी छुपी हुई जो पोटेंशियल होती है वो किसी को नजर नहीं आती, बल्कि सबको 31 से 32 का चेंज ही नजर आता है। इसको ऑथर और अच्छे से समझाते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की बट वैसा रिजल्ट देखने को नहीं मिला, तो ये एक आइस क्यूब जैसा ही है। क्योंकि आइस क्यूब के केस में भी क्या हुआ कि हमने उसको काफी डिग्री गर्म किया बट हमें कुछ रिजल्ट नहीं देखने को मिला, बट एकदम 31 से 32 में आइस मेल्ट होने लगी। तो ऑथर इसको फिर समझाते हैं कि स्ट्रगलिंग जब हम कर रहे हैं गुड हैबिट को बनाने में और बैड हैबिट को ब्रेक करने में, तो हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है
कि एक कर्व होता है जिसका नाम है प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, और हम सबको उसे क्रॉस करना पड़ता है। ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलती है, सबको मेहनत करनी पड़ती है, बट सब उस प्लेट्यू ऑफ पोटेंशियल्स में से कैसे गुजरते हैं वो सबका अलग अलग होता है। तो ऑथर ने यहाँ बहुत अच्छा लिखा है कि योर वर्क वाज नॉट वेस्टेड, जो आपने इतनी मेहनत की थी उसको 26 या 31 डिग्री गर्म करने में, वो वेस्ट नहीं हुई थी बल्कि वो स्टोर हो गई थी। All the action happens at 32 degree when you finally break through the plateau of latent potential। हमें जो फाइनली 32 डिग्री में ही चेंज देखने को मिला क्योंकि उस टाइम पे हमने प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को ब्रेक कर दिया था। तो बाहरी जो समाज है वो भी ड्रामेटिक इवेंट को ही ऑब्जर्व कर पाता है। बाहर की बात तो छोड़े, हम अपने अंदर ही टाइनी चेंजेस को नहीं नोटिस कर पाते, तो बाहर वाले तो दूर की बात है। तो टाइनी चेंजेस को नोटिस करना बहुत मुश्किल होता है, सब ड्रामेटिक इवेंट को ही ऑब्जर्व कर पाते हैं। बट ये बात भी सच है कि हमें पहले टाइनी चेंजेस से ही गुजरना पड़ेगा, तभी ड्रामेटिक इवेंट आ पाएगा। उसके बाद ऑथर कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट के एक एग्जाम्पल से समझाते हैं हमें कि टेक्टोनिक प्लेट्स में जैसे कि हम देखते हैं कि अर्थक्वेक आता है, वो कोई ओवरनाइट जो नीचे अर्थ के नीचे प्लेट्स हैं उनकी वजह से ओवरनाइट उनमें कुछ ग्राइंडिंग हुई उसकी वजह से नहीं होता, रादर वो मिलियंस ऑफ ईयर में जो प्लेट्स में हलचल हो रही थी उसकी रिजल्ट की वजह से एक दिन बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है। तो इसको हम ग्राफ से और अच्छे से समझते हैं, जैसे नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। इस ग्राफ को हम अच्छे से समझ ले और चाहे तो कॉपी पे बना भी ले, क्योंकि एक्चुअली में जब भी हम हैबिट बनाएंगे तो हमें वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट को क्रॉस करना पड़ेगा। और जब हमें ये याद रहेगा कि ये जो वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है ये मेरे और आपके साथ नहीं हो रहा है, तो ये तो साइकोलॉजी का रूल है, ये मनोविज्ञान ही ऐसा है, तो हम हैबिट को इजीली बनाने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसको ऑथर समझाते हैं ऐसे कि हम कोई भी हैबिट बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले बहुत जोश में होते हैं कि इस हैबिट को तो मैं अच्छे से बना ही लूंगा। फिर थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि वो जोश ठंडा होने लगता है, फिर हम दोबारा से उसको जीरो से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह ये साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है, जबकि हम वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट को क्रॉस ही नहीं कर पाते। इस ग्राफ को पहले मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। ग्राफ में ये है कि जो एक्स एक्सिस है उस पर लिखा है टाइम और वाई एक्सिस पे लिखा है आउटकम, और जो ग्रीन लाइन है वो शो करती है हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं अपनी प्रोग्रेस को। हम सब चाहते हैं प्रोग्रेस ऐसी हो, लीनियर, एकदम सीधी, हम सीधा टॉप पे पहुंच जाए। बल्कि होता क्या है, साइकोलॉजी क्या कहती है कि जो प्रोग्रेस होती है वो ऐसे यू शेप में होती है, यानी कि पहले हमें ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे जो चेंजेस आएंगे हमारे अंदर। तो जो इन दोनों के बीच में जो ये शेडेड पोर्शन है इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि इस दौरान हमें करेज को बरकरार रखना है। इसको जो सेल थ्रू कर पाएगा वही एकदम अपने अंदर कंपाउंडिंग रिजल्ट देख पाएगा। तो इसको ऑथर नीचे बताता है और अच्छे से कि द प्रॉब्लम इज दैट वी एक्सपेक्ट लीनियर रिजल्ट। हम सब सोचते हैं कि एकदम सीधा ग्राफ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में हम सबको वो जो शेडेड पोर्शन है उसके दौरान अपना जो डिटर्मिनेशन है, जिस हैबिट को हमने बनाने की सोची थी जिस डिटर्मिनेशन से, उसको बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि क्यों मैं इस हैबिट को बनाना चाहता हूँ। और इस ग्राफ को हमेशा याद रखना होगा कि एक्चुअली में ये साइंस का रूल है, ये होगा ही ऐसे, क्योंकि जब भी हम फाउंडेशन बनाते हैं किसी बिल्डिंग की तो फाउंडेशन किसी को नजर आती नहीं है, जब वो बिल्डिंग खड़ी होती है ऊपर तब वही हम सबको नजर आता है। तो हमें फाउंडेशन वाले पार्ट को हमेशा याद रखना है कि पहले हमें चीजें रिजल्ट नजर नहीं आएंगे, बट हमें सस्टेन करना है तब भी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।